गाइस, वेलकम बैक। सो आज की क्लास में हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर क्लास 4। सो नाउ वी विल बी रीडिंग डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है? सी, बुक कीपिंग इज बहुत ही छोटा सा पार्ट है आपकी अकाउंटिंग का, ठीक है। जहां आपकी बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे अकाउंटिंग शुरू होती है। बुक कीपिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। सपोज करिए आपने एक रजिस्टर लिया, उसमें आपने सारी ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन करी, ये है आपकी बुक कीपिंग। लेकिन किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, किस तरह के उनको क्लासिफाई करना है, उनकी ग्रुपिंग करनी है, कैसे इनको समराइज करना है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, कैसे बैलेंस शीट्स बनती हैं, ये सारा जो है ये सारा हमारा अकाउंटिंग में कवर होता है। So, as you can see in the definition, accounting is a wider concept which include bookkeeping. Bookkeeping is mainly concerned with recording of financial data, which is one aspect of accounting. Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing financial data and interpreting the result thereof to the user. Accounting begins where the bookkeeping ends. तो अगर आपको ऐसा कोई डिफरेंस आ जाता है तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है दैट अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट। बेसिकली बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ओके, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल डाटा, यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक जगह पे रिकॉर्ड कर देना, दैट इज योर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब बुक मेंटेन करना। जैसे हमने कैश बुक मेंटेन कर रखी है, मतलब जो भी हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं वो सब हमने कैश बुक में डाल दी, दैट इज योर बुक कीपिंग। लेकिन अब उसके बाद समराइज करना, कितना खर्चा आपका ट्रैवलिंग में हुआ, कितना फूड में हुआ, क्या खर्चा कहाँ हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम करते क्यों है, क्या जरूरत है अकाउंटिंग करने की? So maintaining systematic records of transactions, that means कि हर एक ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, उसके लिए हमें अकाउंटिंग चाहिए। डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका पर्सनल घर का बजट है, आपका ऑफिस का है, कहीं का भी है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कमाई है जी 2 रुपए और खर्चा हम कर रहे हैं 4 रुपए। देन एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, दैट मीन्स कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक्चुअली कर्जे में डूबे हुए और आपको लग रहा है अरे हम तो प्रॉफिट कर रहे हैं, हमारी सेल्स बहुत ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है लेकिन पता चला उतने ही ज्यादा क्रेडिटर्स है, उतने ही ज्यादा हमने लोन ले रखा है, ठीक है। देन फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि जी हमारे पास लॉस हो रहा है या हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट आपके लिए डिसीजन ले सके कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो सके। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, अब आपको पता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स बहुत सारे होते हैं जो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देनी। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, आपने सपोज करिए कोई असेट खरीदी, आपने कोई सपोज करिए लैपटॉप खरीदा जो कि एक्चुअली बिजनेस का है और एम्प्लॉय लेके चला गया जी ये तो मेरा लैपटॉप है, क्या प्रूफ है कि ये बिजनेस का है? हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रखी है। अब एक बात बताइए, आप कहेंगे जी बिल है हमारे पास, इतनी फाइल है मेरे पास, इतनी मोटी मोटी फाइल है, मैं कहाँ बिल ढूंढने जाऊंगी? मेरे सिस्टम में सब कुछ रिकॉर्ड है, दिस इज अ प्रूफ, ठीक है। इन बेसिकली रीजंस की वजह से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मूविंग फॉरवर्ड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? Accounting information is the information of financial nature relating to entities. It is useful in taking decisions. Accounting information is provided to the user through financial statements. आप देखो हम जो नॉर्मली अकाउंटिंग करते हैं वो किसी ना किसी पर्सन के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए करते हैं, ठीक है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो भी हमारी फाइनेंशियल यानी मनी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस, कंपनी और द इंडिविजुअल जिसके लिए हम बना रहे हैं, उसको हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और ये इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है यूजर के लिए। क्यों यूजर है? बिकॉज इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं और उसी के बेसिस पे आप आगे डिसीजन ले पाते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके,
I hope you are understanding. If you have any doubt, please do mention in the comment. I will get back to you as soon as possible. So moving forward, now we are moving to the next topic, that is यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल? इंटरनल मतलब अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस के लिए अगर मैं इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग बना रही हूँ, अकाउंट्स बना रही हूँ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उसके इंटरनल यूजर्स कौन हो गए? ओनर्स हो गए, उसकी मैनेजमेंट हो गई, ये सारा उनका स्टाफ हो गया, ये सारे क्या है? इंटरनल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स वो हैं जो एक्चुअली उस बिजनेस के ओनर नहीं है, लेकिन उनको फिर भी इंफॉर्मेशन चाहिए. जैसे आपकी टैक्स अथॉरिटीज है, आपके बैंक है, आपका क्रेडिटर है, डेटर है. वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल वर्ड टू वर्ड. ओके, सो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? ऑनर्स और इन्वेस्टर्स, यानी कि या तो वो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अमाउंट, दैट इज योर शेयर होल्डर्स, या फिर जो ओनर है उस बिजनेस के वो. मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, नाउ यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ओनर्स का इंटरेस्ट क्या है? उनको क्या जानना है? क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है. मतलब जो मैं बिजनेस रन कर रही हूँ क्या वो प्रॉफिटेबल है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेल्स तो है जी 4 करोड़, लेकिन एक्चुअली मैं कर्जे में डूबी हुई हूँ, मेरा जो लोन है, जो मुझे लोगों को पैसा देना है, वो 6 करोड़ का है. तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग पिक्चर. सिर्फ एक पिक्चर को देख के आप समझ नहीं सकते कि हो क्या रहा है. सो दे नीड फुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अगर जो मैं बिजनेस कर रही हूँ इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये आगे ग्रो करेगा, कहीं ये तो नहीं है ये और लॉस में चला जाएगा. उन सब के लिए हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. देन इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को किस लिए चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट. अगर मैंने 2 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मुझे रिटर्न में कम से कम 1 रुपए या 50 पैसे का प्रॉफिट तो मिले. तो मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? पता चला रुपए मैंने किया है 2 लाख इन्वेस्ट और मुझे मिल रहा है सिर्फ 100 रुपीज. भैया ऐसे तो मैं एफडी में डाल दूं. ठीक है. देन मैनेजरियल डिसीजन, लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न. मैनेजरियल डिसीजंस मतलब कि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो एक्चुअली सारे डिसीजन ले रही है, कहीं ये तो नहीं है वो गलत ले रही है. क्या डिसीजन लेने हैं? आप सपोज करिए आप 4 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो लॉस में जा रहा है, तो अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि 3 तो प्रॉफिट में जा रहे हैं, एक लॉस में जा रहे हैं, तो क्या मैं उसको कंटिन्यू करूं या उसको बंद कर दूं. लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न, अगर बाई चांस कभी मुझे कैश की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या मैं इजीली कैश जनरेट कर सकती हूँ, मेरी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है. नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मीन्स कि आप कितनी जल्दी अपने असेट या स्टॉक को सेल आउट कर सकते हो. वी विल रीड अबाउट दिस मोर आगे. नाउ एक्सटर्नल यूजर्स, ये तो थे इंटरनल यूजर्स, अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल यूजर्स की. एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स. आपके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, दे ऑल्सो वांट टू डू. अरे भैया मेरी सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पता चला कंपनी लॉस में जा रही है, हम पागलों की तरह काम करे जा रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है. ओके. देन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पे आपको बैंक से लोन लेना है या आपको बैंक से कोई बैंक ओवरड्राफ्ट चाहिए, तो उनको भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए होती है, सो दैट दे कैन नो योर परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन. आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. कहीं ये तो नहीं है बैंक आपको लोन दे देगा और आप पे बैक ही नहीं कर पाओगे. तो बैंक ऑल्सो नीड टू टेक सम डिसीजंस. देन इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो ऑलरेडी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. अब उनको क्या जानना है? अर्निंग कैपेसिटी कितनी है और सेफ्टी कितनी है. जो आप शेयर्स परचेज करते हैं, आप क्या फाइंड आउट करते हो कि अगर मैं शेयर्स परचेज करूंगा मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कहीं ये तो नहीं है मैं डूब जाऊंगा. सेफ्टी क्या है? सो फॉर दैट वी नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने उधार में माल ले रखा होता है या कुछ सामान ले रखा होता है. वी वुड बी डिस्कसिंग दीज वर्ड्स लेटर ऑन ऑल्सो. ठीक है. तो क्रेडिटर्स को भी क्या जानना है? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड आपकी फाइनेंशियल पोजीशन. मैं आज आपको क्रेडिट पे कपड़ा दे रही हूँ, सपोज करिए आप रिटेल मैन्युफैक्चरर्स हो, आप टी शर्ट्स बनाते हो, आपने कपड़ा मांगा, एंड क्रेडिटर इज बेसिकली जहां पे आप पेमेंट जो है कैश या बैंक से नहीं करते हो, आप कहते हो कि मैं थोड़े टाइम बाद 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट करूंगा. तो वहां पे क्रेडिटर को जानना है भैया तुम्हारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है,
कहीं तुम मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाओगे मेरा सामान लेके, ठीक है। देन गवर्नमेंट अथॉरिटीज, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स लायबिलिटी, रिसर्चर्स, अकाउंटिंग थ्योरी, बिजनेस प्रैक्टिस, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, कंज्यूमर, प्राइसिंग, पब्लिक, प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन फॉर बेटरमेंट। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए? आपकी टैक्स कैलकुलेशन के लिए चाहिए, क्या आप अपनी पूरी टैक्स लायबिलिटी पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें फाइनेंशियल पोजीशन पूरी दिखानी पड़ती है अथॉरिटी को। जब हम अपनी रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तो एवरीथिंग इज मेंशन देयर। रिसर्चर्स को देखना है कि आपका फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अगर मैं ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ तो क्या ये मार्केट में जाएगा नहीं जाएगा, अभी की पोजीशन क्या है, अगर मैं ये लॉन्च करना चाहती हूँ क्या हम उसको फाइनेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फॉर ऑल दोस थिंग्स। कंज्यूमर्स, ना अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है वो उसको कवर अप करने के लिए अपनी प्राइसिंग को या तो इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज कर देगी, क्या करेगी, तो कंज्यूमर को भी जानना है। आज मैं कुछ खरीद रही हूँ जी, यार इसके तो रेट बढ़ने वाले, ऐसा होता है ना कि कार के रेट बढ़ने वाले हैं, एसी के रेट बढ़ जाएंगे, सो फॉर दैट ऑल्सो दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देन पब्लिक, अब पब्लिक को क्यों चाहिए? आपको पता होगा कि आपने कई बार सुना होगा कि इनके कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहे हैं, इनके चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, तो आप जो कंपनी हो, आप जो इतने बड़े लेवल पे चीजें कर रहे हो, आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। आप नॉर्मल जनता का, नॉर्मल लोगों की बेटरमेंट के लिए आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है उसमें लिखी हुई आती है। फॉर दैट दे नीड इट। ओके, आई होप आई एम क्लियर and I'm not going too fast. If you feel I'm going too fast, then please do mention in the comment. I would try to be slow in my further videos. Okay, now moving forward, this is the last topic, that is advantage of accounting, limitations of accounting and system of accounting. So first we will be discussing advantage of accounting. Accounting की करने के फायदे क्या क्या हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, आपके बिजनेस में जो भी हो रहा है आप जस्ट अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट खोलेंगे और आपको सब पता चल जाएगा। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए हेल्प हो जाती है कि उनको क्या डिसीजंस लेने हैं। रिप्लेसेस मेमोरी, अब आपके पास एक बंदा, अरे मुझे याद है मैंने ये पैसे यहाँ खर्चे थे, वहां खर्चे थे, अरे भाई कहाँ खर्चे थे, बिल्स कहाँ हैं, तो रिप्लेसेस मेमोरी। आप जैसे जैसे आपके पास ट्रांजेक्शन आती हैं, आप लिखते जाते हो लिखते जाते हो लिखते जाते हो, तो आपको चीजें याद नहीं रखनी पड़ेगी। यू कैन जस्ट ओपन योर फाइनेंशियल बुक एंड यू विल नो। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, दैट मीन्स अगर आपको किसी दो चीजों में कंपैरिजन करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले इतना था, आज इतना है, क्यों भाई, क्यों बढ़ गया, क्या हुआ, ये सब चीजें की कंपैरिजन कर सकते हो। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी अगर सपोज करो आपने गवर्नमेंट को 1 लाख रुपीज का टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने नोटिस निकाल दिया जी आपका टैक्स 1 लाख नहीं 1,20,000 का था। So if you have all the financial information and you are correct in your calculation, तो आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को बता सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने ये लाइबिलिटी निकाली है, या हो सकता है आपने गलती कर दी हो, तो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड अकाउंटिंग। फैसिलिटेट्स लोन, बैंक से लोन लेना है, कहीं से भी लोन लेना है, तो दे डू नीड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वहां पे भी हेल्प मिलती है बिकॉज दे वांट टू नो योर फाइनेंशियल पोजीशन। एविडेंस इन कोर्ट, कभी कोई आपने ट्रांजेक्शन करी है या कुछ भी किया है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ एविडेंस इन कोर्ट, आप इसको एविडेंस की तरह कोर्ट में भी यूज कर सकते हैं। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, आज मैं बिजनेस रन कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ अपना बिजनेस सेल आउट करके बेच बाच के कहीं चली जाऊं, तो मैं अपने बिजनेस को सेल आउट कर सकती हूँ बिकॉज आई हैव द प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो बंदा खरीद रहा है that person will know कि यहाँ बिजनेस में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ओके, 9th is assistance in the event of insolvency. What do you mean by insolvency? जहाँ पे आपके पास कहते हैं ना दिवालिया हो गया, लिक्विडेशन हो गया, उस टाइम पे भी आपको असिस्टेंस मिलेगी कि मेरे पास कितना सामान है। सी आप सपोज करिए आप कोई शॉप रन कर रहे हैं, अब आपके पास कितना सामान पड़ा हुआ है आपको याद तो नहीं है ना, बट क्योंकि हमने प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कर रखी है तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो मुझे पता है कि मेरे पास कितने का माल है, कितने में बिकेगा एंड ऑल दैट स्टफ। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, अगर आपका कोई पार्टनर है साथ में और आपने प्रॉपर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना रखा है
तो आप लोगों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ साफ साफ है। देखो भाई, इतना प्रॉफिट हुआ है, तुम्हें इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। आप कितनी चीजें ओरली याद रखोगे, या कोई इस बुक में लिखा हुआ है, कोई उस बुक में लिखा हुआ है, दैट्स नॉट द वे टू डू इट। इसलिए हमने अकाउंट्स जो है, इसलिए हमारा हेल्प करता है। इसलिए अकाउंटिंग, जो आपका अकाउंट्स है, वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा देखिए, अकाउंट्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस के लिए चाहिए, आपको पर्सनल अकाउंटिंग भी, एक इंडिविजुअल अगर अपना पर्सनल अकाउंटिंग कर रहा है, एक बच्चा अगर अपनी पर्सनल अकाउंटिंग कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी पिगी बैंक के साथ अकाउंटिंग कर रहा है प्रॉपर, आप सपोज करिए आपकी पिगी बैंक में है 400 रुपीज और आपका मन कर रहा है कुछ लेने का जो कि 300 रुपीज का है, सिंस आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपको पता है यार, अगर मैंने ये ले लिया तो मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज बचेंगे, तो ये तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो दिस विल हेल्प इन योर डिसीजन मेकिंग कि मैं ये लूं या ना लूं। Same with the company and all that thing. Okay, I hope I am clear. Now the next thing is limitation of accounting. So accounting is not fully exact because estimations also have to be made. कई कई जगह पे हमें अकाउंटिंग में भी एस्टिमेशन लगाना पड़ता है, हर जगह अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है। एग्जाम्पल, हम जो असेट्स हैं उन पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि जैसे आज जो मैंने फोन खरीदा है 25,000 का, इसी फोन को अगर मैं 4 महीने बाद सेल आउट करने जाऊंगी तो मुझे 25,000 नहीं मिलेंगे। वी ऑल नो दैट। सो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी असेट्स में डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब कि हर साल इसकी वैल्यू कितनी कितनी कम हो रही है। We will be covering those topic later on, calculation and all that. तो ये एक estimation है, ये exact value नहीं है। Okay? Now, accounting does not indicate the realizable value. What do you mean by realizable value? That is market value. अगर मैंने कोई जैसे मैंने फोन की बात करी, ठीक है, फोन मैंने कोई खरीदा 25,000 का, तो मैं जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं उसको 25,000 का ही रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। आई डोंट रिकॉर्ड दैट एज 5,000 और 10,000। अब हो सकता है वही फोन 2 महीने बाद कंपनी ने सस्ते कर दिए रेट, वो फोन आपका 20,000 का हो गया, बट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 25,000 का ही दिखेगा, उसको हम 25,000 में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज कि अकाउंट्स में आपकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो नहीं दिखाई देती। रियलाइजेबल कैन बी योर मार्केट वैल्यू, कैन बी योर सेल्स वैल्यू। ओके, नाउ अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग हमारी जो है क्वालिटी का जो एलिमेंट होता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट होता है, उसको इग्नोर कर देती है। ये मैनेजर बहुत अच्छा है, ये मैनेजर लॉयल है, ऑनेस्ट है, इस टाइप की चीजें हमारी अकाउंटिंग में नहीं हम बताते हैं। नाउ अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। आपका बजट आया, बजट में कुछ हुआ जिसकी वजह से मुझे पता है फ्यूचर में इसकी प्राइसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, ये सारी चीजें हमारी अकाउंटिंग में नहीं होती, बिकॉज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन, नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, नाउ अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग? एनीवन हैज एनी आइडिया? इफ यस देन प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट, आई विल बी गोइंग फॉरवर्ड। सो विंडो ड्रेसिंग इज लाइक, आपने करेले की सब्जी बनाई, आपने करेले की सब्जी को बहुत अच्छे से सुंदर से सजा धजा के रख दिया। आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स आती हैं 5 स्टार होटल्स की, ठीक है, आपने ऑर्डर कर रहे हैं समोसा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है नॉर्मल की फलाना फलाना पैटी विद दिस एंड दैट एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। आपने ऑर्डर किया समोसा, उन्होंने इतना छोटा सा समोसा डाला, एक समोसा यहाँ पे एक ऐसे चटनी, यू नो लाइक अ डिजाइनर टाइप। सो दिस इज विंडो ड्रेसिंग, यानी कि यहाँ पे आप अपनी क्लियर पिक्चर ना दिखा के उसको बहुत ही सुंदर तरीके से दिखा रहे हैं आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है। सपोज करिए आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही है, या आपका मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, या मटेरियल खराब हो गया, या कुछ भी हो गया, लेकिन मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है यार कि इसके पास तो कोई क्रेडिटर ही नहीं है, इसके पास तो सारा प्रॉफिट है, कोई इसका लोन ही नहीं है, बट एक्चुअल इंफॉर्मेशन इसके वो कुछ बना ही नहीं रहा है,
तो उसको लोन है ही नहीं, इसलिए कोई उसको सामान ही नहीं दे रहा, इसलिए कोई क्रेडिटर ही नहीं है उसका। तो क्लियर पिक्चर ना बता के, सजा धजा के फैक्ट्स को छुपाना, दैट इज योर विंडो ड्रेसिंग। ये है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के आप उसके अंदर की पिक्चर पूरी तरीके से नहीं जान सकते, दैट इज योर विंडो ड्रेसिंग। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज योर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग करने के हमारे दो सिस्टम्स होते हैं, वन इज डबल एंट्री सिस्टम एंड वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारी हर चीज की दो चीज होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। सो डबल एंट्री का मतलब होता है अगर एक इफेक्ट डेबिट में आ रहा है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में भी आएगा, या फिर अगर डेबिट में प्लस हो रहा है तो क्रेडिट में भी प्लस होगा, अगर डेबिट में माइनस हो रहा है तो क्रेडिट में भी माइनस हो रहा है। तीसरा इफेक्ट क्या होता है, अगर डेबिट में एक अकाउंट में प्लस हो रहा है तो दूसरे अकाउंट में माइनस हो रहा होगा। जैसे आपको पता है, आपने सपोज करिए फोन परचेज किया, ठीक है, फोन इज एन असेट एंड इट कवर अंडर द डेबिट। क्यों? वो जब हम गोल्डन रूल्स करेंगे आई विल एक्सप्लेन यू। सो फोन हमारा डेबिट होता है, मैंने फोन परचेज किया, ये मेरा क्या बन गया, फिक्स्ड एसेट बन गया, ठीक है। आई एम कंसिडरिंग एज फिक्स्ड एसेट नॉट एज अ करेंट एसेट, क्योंकि हम कंपनी है, हम एक साल में फोन नहीं चेंज करते। ओके, सो मैंने यहाँ पे फोन परचेज करने के लिए 25,000 रुपीज दिए, तो यहाँ पे मेरा जो कैश है, ये कैश ये कह लो या आप बैंक कह लो, कुछ भी कह लो, जहां से भी मैंने पेमेंट करी है वो मेरा 25,000 रुपीज से माइनस हो गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज प्लस हो रही है और एक चीज माइनस हो रही है, तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो दो साइड दिखाई देगा, ठीक है। सो डबल एंट्री का मतलब होता है कि आपका इफेक्ट जो है वो दो साइड दिखेगा। हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे जी फोन परचेज कर लिए, सिर्फ इतना नहीं लिखेंगे, हमें ये भी शो करना पड़ेगा आपने फोन कैसे परचेज किया, ठीक है। सिंगल एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, नॉर्मली बिजनेसेस सिंगल एंट्री नहीं करती है। सिंगल एंट्री वो होती है जहां पे सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाई देता है, दैट इज अगर आप जैसे सपोज करिए कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक के अंदर जो भी एंट्रीज होंगी दैट इज योर सिंगल एंट्री, ठीक है। यानी कि मैंने फोन परचेज किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सारी जो भी ट्रांजेक्शन है ये सिंगल एंट्री है, क्योंकि आप इसको बनाई कैश बुक के अंदर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट इन अकाउंटिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक। जब हम आगे अपनी जर्नल एंट्रीज और गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो विद दिस इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज कंप्लीट। जो अभी मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है दिस इज फुल कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें आपका लॉजिकल कुछ नहीं है, और अगर आप थोड़ा सा जाके देखेंगे, थोड़ा सा आप इसको नोट करेंगे तो यू विल नो कि मैक्सिमम चीजें हमारी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। वट एवर बुक यू आर कैरिंग विद यू, यू कैन हैव दीज थिंग्स। आपको हर चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लर्न दिस हेडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, और उसके बाद वो क्या कहना चाहता है उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। इफ यू आर राइटिंग दिस ऑलवेज राइट इन बुलेट्स, दैट इज 1 2 3 4। सेकेंड थिंग, आपकी जो भी हेडिंग है, दीज थिंग्स आर हेडिंग्स, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, डिटेल आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, जो भी बुक आप कैरी कर रहे हैं। हेडिंग्स को ऑलवेज अंडरलाइन विद पेंसिल एंड देन राइट एक्सप्लेनेशन इन 1 लाइन और 2 लाइन, दैट्स इट, डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। बट ऐसा नहीं है सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है चलो जी 4 हेडिंग लिख दी, नो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 हेडिंग लिखिए, साथ में एक एक लाइन का आंसर भी लिखिए। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस इन कोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, ओके। सिर्फ हेडिंग लिख के नहीं छोड़ सकते, एग्जामिनर नॉर्मली हेडिंग पे हाईलाइट देगा अगर आपने उसको प्रॉपर अंडरलाइन कर रखा है। दिस इज अ टिप फॉर यू ऑल्सो। Thank you so much for watching. With this, we are done with this chapter. So please keep watching and don't forget to press the bell icon and subscribe my channel for more of my videos. If you have any suggestions, any query, anything, then please do mention in the comment box. Thank you so much. Bye bye.